हेलो एवरीवन, वेलकम टू कमांड शूट। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स। ये है आपका चैप्टर 12, क्लास ट्वेल्थ पार्ट 1। क्लास ट्वेल्थ वेव ऑप्टिक्स एंड पार्ट 1। ठीक है, तो इस पार्ट में हम जितना हो सकता उतना करेंगे। बेसिकली मेरा एम जो इस पार्ट को करने का कि इंटरफेरेंस से पैटर्न तक, सुपर पोजिशन तक मैं आपको इस पार्ट में कवर कर पाऊँ। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स को करने के लिए आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा होगा रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स में आपने देखा था कि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये आपने रे ऑप्टिक्स में देखा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या है? इसके लिए उन्होंने बोला था रे ऑप्टिक्स वालों ने कि लाइट स्ट्रेट लाइन में मोशन तो करती है, लेकिन लाइट एक्चुअली है क्या? लाइट है आपका, लाइट इज ए पार्टिकल। लाइट क्या है? एक पार्टिकल है। उसको नाम दिया गया कॉर्पस्कुलर। कॉर्पस्कुलर। ठीक है, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना बच्चों, स्पेलिंग में भी गलत हो सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दो, उन्होंने क्या सब स्टार्ट में क्या एज्यूम करके चला लोगों ने कि लाइट क्या है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, पहली बात। दूसरी बात, लाइट क्या है? पार्टिकल है, और उन पार्टिकल के नाम क्या नाम दिया गया? कॉर्पस्कुलर। ठीक है, अब उन्होंने इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करा? उन्होंने एक्सप्लेन करा पहली बात रिफ्लेक्शन को। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसको उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन करा। मेरे पास कुछ इमेजेस है, आप उन इमेजेस को देखो तो आपको बेटर। तो जैसे कि यहाँ पे इस स्लाइड में मैंने क्या एक्सप्लेन कर क्या दिखा रखा है आपको? रिफ्लेक्शन। कॉर्पस्कुलर थ्योरी से रिफ्लेक्शन को कैसे एक्सप्लेन करा गया था कि जो लाइट है वो किस फॉर्म में आती है? पार्टिकल्स की फॉर्म में आती है। जो पार्टिकल है ये क्या है? कॉर्पस्कुलर है। ठीक है, और ये पार्टिकल कैसे होते हैं? स्ट्रेट लाइन में मोशन करेंगे। तो पार्टिकल मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएंगे और बाउंस बैक हो जाएंगे। ठीक है, बैंगुलर मोमेंटम आपने पढ़ा होगा, मोमेंटम कंजर्व रहता है इस तरह से। ये भी इलास्टिक कोलिजन करते हैं, यहाँ पे टकराएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे। उससे क्या होगा? ये इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये बेसिक एक्सप्लेनेशन था आपका कॉर्पस्कुलर थ्योरी का रिफ्लेक्शन के लिए। रिफ्लेक्शन कैसे एक्सप्लेन करा कि पार्टिकल आते हैं, मीडियम चेंज होगा, दूसरे मीडियम में जाएंगे और नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएंगे अगर डेंसर मीडियम है तो। ये होगा इंसिडेंट एंगल, ये होगा रिफ्रैक्टेड एंगल। ये बेसिकली आपका ज़्यादा कुछ था नहीं, ये था आपका रिफ्रैक्शन रे ऑप्टिक्स का। ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है इसमें। ठीक है, जो मेन बात थी जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स को पढ़ने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा एक रीजन, व्हाई डू वी नीड वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स क्या बोलती है? पहली बात, वेव ऑप्टिक्स बोलती है कि लाइट का नेचर क्या है? लाइट पजेस वेव नेचर। लाइट का नेचर कैसे होता है बच्चों? वेव नेचर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, ये रहा क्वेश्चन
कि हमें वेव ऑप्टिक्स की जरूरत पड़ी क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये जो थ्योरी थी पार्टिकल थ्योरी ये काम नहीं कर पाई। तो एक फिनोमेना होता है, उस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन नहीं, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन बोलो या फिर दूसरा फिनोमेना इंटरफेरेंस। ठीक है, व्हाई डू वी नीड वेव थ्योरी? टू एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखो, ये एक फिनोमेना है, जिस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को बोलते हैं हम डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये फर्स्ट फिगर, ये सेकंड फिगर। अब देखो था क्या, सिंपल सी बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि हमें वेव ऑप्टिक्स की जरूरत पड़ी क्यों। यहाँ पर आपको समझ में आएगा। पहले लोगों ने क्या एज्यूम करा कि लाइट सोर्स का कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। देखो आपको गोल गोल जो दिख रहे हैं क्या है, आपके पार्टिकल है। लोगों ने ये एज्यूम करके रखा था कि लाइट का कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर है। ठीक है, और इन पार्टिकल क्या बोला गया, इन पार्टिकल को बोला गया कॉर्पस्कुलर, कॉर्पस्कुलर। ठीक है, अब जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल तो एक बॉल की तरह है जो कि स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी। अब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करे, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो उन्होंने एक बल्ब लिया, एक लाइट सोर्स, और उसके रास्ते में एक क्या लगा दिया, एक बैरियर, एक दीवार, कोई होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे इसका शार्प एज है। ठीक है, तो अगर ये क्या था, एजम्पशन। कि अगर लाइट का पार्टिकल नेचर होता तो ये काम होता, क्या काम होता कि लाइट जो इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर रुक गई, और जो लाइट बची बैरियर से वो सीधा आगे निकल गई। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या इस रीजन में कोई लाइट होगी? इस रीजन में कोई भी लाइट नहीं आएगी। जो लाइट आएगी वो सीधा इसके इधर आएगी। अगर लाइट का पार्टिकल नेचर होता तो लाइट यहाँ जाती, यहाँ जाती, यहाँ जाती, यहाँ जाती, यहाँ जाती, यहाँ जाती। इस रीजन में, इस बैरियर के पीछे लाइट पॉसिबल नहीं थी। लेकिन जब साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट करा, जब साइंटिस्टों ने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा, तो उनको क्या मिला, उनको मिला कुछ ऐसा पैटर्न, कुछ इस तरीके का पैटर्न कि बल्ब लिया, बल्ब के रास्ते में एक बैरियर रखा, और उन्हें क्या दिखा, उन्हें ये दिखा कि लाइट एक्चुअली जानी चाहिए थी सिर्फ इस पाथ पे, इस रीजन में लाइट जानी ही नहीं चाहिए थी, लाइट सीधे निकलनी चाहिए थी। जो भी बची, इधर वाली लाइट तो रुक गई भी, लाइट जो इधर से बची है वो सीधा आगे जाती, ये वाली सीधा आगे जाती। लेकिन साइंटिस्टों को क्या मिला, उन्हें मिला कि इस रीजन में, इस रीजन में जहाँ पर लाइट नहीं होनी चाहिए थी वहाँ पर भी लाइट मिल रही है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि लाइट का वेव नेचर है, क्योंकि ऐसा सिर्फ वेव्स में ही होता है। ठीक है, और इस फिनोमिना को क्या बोला गया, इस फिनोमिना को बोला जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। क्या बोला जाता है? डिफ्रैक्शन ऑफ वेव, या फिर बोल सकते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि जो इस तरह का फिनोमेना होता है कि जहां पे लाइट नहीं जानी चाहिए थी वहां भी लाइट जा रही है, वो काम सिर्फ किस में होता है? वेव्स में होता है। वो काम सिर्फ किस में होता है? वेव्स में होता है। ठीक है, और ऐसा काम यहाँ पे किस में हो रहा है? लाइट में। तो हम क्या बोलते हैं, लाइट क्या है? वेव है। क्लियर बात हो रही है बच्चों? ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ मैं आपको। पार्टिकल्स में क्या होता है, सपोज करो यहाँ से बहुत सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं गोल गोल, ये नीले नीले क्या है? पार्टिकल। इसके रास्ते में हमने एक स्लिट रखी, एक ऑब्जेक्ट रखा, बीच में एक छेद कर दिया। तो जो पार्टिकल यहाँ टकरा है वो रुक गए, जो यहाँ टकरा है वो रुक गए। जो सिर्फ इस छेद में से, इस होल में से पास हुए हैं, सिर्फ वो पार्टिकल आगे गए और यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न बनाया।
और सिर्फ पार्टिकल कहाँ पहुंचेंगे, सिर्फ इस जगह पे अगर पार्टिकल्स हैं तो। लेकिन बाद में पता क्या चला था, क्योंकि लाइट का वेव नेचर है, लाइट का पार्टिकल नेचर नहीं है अभी, ठीक है ना। अभी इसको पार्टिकल लेके चलो, अगर दो छेद करते हैं लाइट के हम, यहाँ पे दो दो होल करते हैं, एक होल यहाँ पे एक होल यहाँ पे, तो लाइट सीधी यहाँ जाती यहाँ बनाती, यहाँ जाती यहाँ पे लाइट मिलती है हमें, और यहाँ पे लाइट मिलती क्योंकि यहाँ पे छेद है, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं, ऐसा साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर हम दो छेद करते हैं यहाँ पे, एक होल यहाँ पे एक होल यहाँ पे, तो हमें लाइट मिलनी चाहिए सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है बस। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसा, जब उन्होंने दो होल करे तो उनको लाइट पता कहाँ कहाँ मिली, एक तो इसके सामने मिली यहाँ पे, एक यहाँ मिली, एक बीच में ही मिली, और एक यहाँ भी मिली, एक यहाँ भी मिली। ये क्या हो रहा है, इसको बोला गया इंटरफेरेंस, ठीक है। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या यूज करा, वेव थ्योरी। क्योंकि अगर लाइट पार्टिकल है तो भी पार्टिकल तो जो अगर यहाँ से कोई पार्टिकल जाएगा वो सीधा जाएगा ना, इधर जाता या फिर वो इधर जाता, यहाँ नहीं जाता, यहाँ भी नहीं जाता, यहाँ भी नहीं जाता। लेकिन लाइट का पार्टिकल इस हर जगह गए, लाइट यहाँ भी पहुंची, यहाँ भी पहुंची, यहाँ भी पहुंची, यहाँ भी पहुंची, यहाँ भी पहुंची। होल कितने हैं, 2, और स्पॉट कितने बनने, 5, 7, 9। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए क्या यूज करा गया, वेव नेचर को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके, इतनी बात क्लियर हो रही बच्चों। देखो जब भी आपको बात समझ में नहीं आए ना ऑनलाइन वीडियो में, ऑनलाइन वीडियो की खास बात क्या होती है आपको पता भी होगा, आप बैक कर सकते हो, दोबारा समझ सकते हो चीज़ों को, ठीक है। अब जरा देखो, इतना तो हमें समझ में आ गया इन चीज़ों से, क्या समझ में आया कि लाइट जानी चाहिए थी यहाँ पे, यहाँ पे, और कहाँ कहाँ पहुँची लाइट, यहाँ भी पहुँची, यहाँ भी पहुँची, यहाँ भी पहुँची। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लाइट का पार्टिकल नेचर यहाँ पे नहीं फॉलो हो रहा है। लाइट का कौन सा नेचर फॉलो हो रहा है यहाँ पे, लाइट का वेव नेचर फॉलो हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बढ़िया सी चीज, वेव नेचर को समझने के लिए, अगर आपको वेव नेचर समझना है, वेव नेचर, वेव नेचर, तो आपको वेव समझनी पड़ेगी, वेव काम कैसे करती है। और वेव को समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, वाटर वेव, वाटर वेव। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ इस चीज़ को अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए। अगर आप चाहो तो इस वेबसाइट पे जा सकते हो, PHET, ठीक है ना। आप भी इंटरेक्टिव वेबसाइट है काफ़ी, है सिमुलेशन करने के लिए। सपोज करो यहाँ से मैं पानी के ड्रॉप छोड़ता हूँ, मैंने एक पानी की ड्रॉप छोड़ी, क्या होगा, एक वेव क्रिएट होगी, इस तरीके की यहाँ पे एक वेव क्रिएट, देख पा रहे हो आप। मैं एक और ड्रॉप छोड़ता हूँ, एक वेव क्रिएट होगी, और वो वेव सेंटर से दूर के दूर जाएगी, सेंटर से वो वेव आगे की तरफ फ्लो होगी, मूव करेगी, ठीक है बच्चों। अब अगर ऐसे ही कंटिन्यूस वेव में छोड़ता जाऊँ तो, कंटिन्यूस ड्रॉप करती जाए, क्या होगा, देखो इस तरह की लहरें जनरेट होगी। और इसको अगर आप साइड से देखोगे तो कैसे दिखेगा, है ना मजेदार चीज। ये जो लहरें जनरेट हो रही हैं वाटर में, मतलब वाटर की जो वेव है वो किस फॉर्म में फ्लो कर रही है, वो फ्लो कर रही है लहरों की फॉर्म में, पल्स। इस तरह की जो लहरें जो जनरेट हो रही है, एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन, ये अप ये डाउन, ये अप ये डाउन, अप ये डाउन, यही क्या है वाटर वेव। अगर इसे आप ऊपर से देखोगे तो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे जब पानी ऊपर आता है, वो दिखा रहा है यहाँ पे ब्राइट रीजन। ब्राइट रीजन क्या दिखा रहा है, जब पानी ऊपर है, मैं ग्राफ से दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पानी ऊपर है तो ग्राफ ऊपर, यहाँ ब्लैक में पानी नीचे है तो ग्राफ नीचे, ब्लू में पानी ऊपर तो ग्राफ ऊपर, ठीक है। जब पानी ऊपर होता है तो वहाँ पे ग्राफ ऊपर आता है, जब पानी नीचे होता है तो वहाँ पे ग्राफ क्या होता है, ब्लैक ब्लैक दिखाता है, ठीक है। ब्लू का मतलब
ऊपर है पानी, ब्लैक का मतलब पानी नीचे, वैली बना रहा है। और ये कैसे मूव हो रहा है, यहाँ देखो, ये वैली, ये जो सर्कल है वो आपका आगे ज्यादा, सर्कल बड़ा होता जाता है, सर्कल बड़ा हो जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है सर्कल। ठीक है, क्लियर बात हो रही है। यहाँ पे देखो इस डायग्राम में एक पत्थर छोड़ा मैंने, तो ये सर्कल्स हैं, ये बाहर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं सर्कल्स को, ये जो सर्कल्स हैं, इन्हीं सर्कल्स को क्या बोला गया, वेव फ्रंट। क्या बोला गया बच्चों, वेव फ्रंट। क्योंकि इस सर्कल पे जितने भी पार्टिकल हैं, इस सर्कल पे जितने भी पार्टिकल होंगे, वो सारे के सारे पार्टिकल कहाँ हैं, ऊपर जा रहे हैं एक साथ। ठीक है, इसी तरह से इसके पीछे वाला सर्कल जो होगा, इसमें जितने भी पार्टिकल होंगे वो एक साथ ऊपर जा रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो सर्कल्स हैं जहां पर पार्टिकल एक साथ ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, उनको क्या बोला जाता है बच्चों, वेव फ्रंट। तो वाटर वेव से हमें पता लगा एक नाम आया, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट आर द region in which all the particles are oscillating। भाई वेव है ना, तो ऑक्सीलेट तो करेंगे, ऑक्सीलेटिंग इन सेम फेज, या तो सेम फेज बोले। अगर आपको फेज वर्ड थोड़ा टिकट वो हार्ड लगता था, आप बोल सकते हो सेम मैनर। एक मैनर में ये एक साथ ऊपर जा रहे हो, एक साथ नीचे, और हाथ में हाथ पकड़ गए, चीजें ऊपर जा रही नीचे जा रही, ऊपर जा रही नीचे जा रही, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम वेव फ्रंट। ठीक है, क्लियर बात हो रही है बच्चों, है ना। ठीक है, वेव फ्रंट समझ में आया आपको। अब अगर लाइट भी वेव नेचर पजेस करती है, तो लाइट में भी क्या जनरेट होना चाहिए था, वेव जनरेट होनी चाहिए थी। तो देखो मैंने यहाँ पे लाइट चूज करा, देख पा रहे हो आप, इसमें लाइट चूज करता हूँ, तो अब ये क्या बन गई, लेजर लाइट। ठीक है, तो यहाँ से भी लाइट कैसे निकलेगी, सर्कल्स की फॉर्म में, क्योंकि लाइट क्या है, वेव है। जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ, देखो ध्यान से क्या हो रहा है, एक सर्कल जनरेट हो रहे हैं। ये जो सर्कल्स जो जनरेट हो रहे हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट में, लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती, वो ट्रेवल करती है इन सर्कल्स में, 3 डायमेंशन सर्कल्स में। और इन्हीं सर्कल्स को अभी मैंने एक्सप्लेन करा आपको, इन्हीं सर्कल्स को क्या बोला जाता है, वेव फ्रंट। मैं आपको दिखाता हूं, तो ये जो ग्रीन सर्कल है, ये ऊपर अप वाला वेव फ्रंट है, और जो ब्लैक सर्कल है ये क्या है, डाउन वाला वेव फ्रंट। ग्राफ में देखो, जहां पे ग्रीन पार्ट आया, ये ग्रीन पार्ट इंटेंसिटी ऊपर, जहां पे ब्लैक पार्ट आया इंटेंसिटी नीचे, ग्रीन पार्ट इंटेंसिटी ऊपर, ब्लैक पार्ट इंटेंसिटी नीचे। क्लियर बात हो रही है। ठीक, तो इसी तरह से अगर मैं कलर चेंज करूँ तो क्या होगा, रेड कलर ले लिया अगर मैंने, देखो, तो अब जो सर्कल्स बनेंगे वो रेड लाइट के बनेंगे। देख पा रहे हो। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ आपको, अब जो लाइट है ना वेव में, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना होके वेव की तरह चारों डायरेक्शन में फैलती है। ठीक है, क्लियर बात। और इन्हीं सर्कुलर वेव वेव इन्हीं इन्हीं सर्कल्स को क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। इन्हीं सर्कल्स को क्या बोलते हैं बच्चों, वेव फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, वेव फ्रंट समझ में आया आप लोगों को। अब अगली बात जो हम करेंगे, अगली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे देखो, अगर वेव फ्रंट आगे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या, लाइट भी आगे की तरफ जा रही है। तो जिस डायरेक्शन में वेव फ्रंट मूव हो रहा होता है, उसी डायरेक्शन में लाइट मूव हो रही होती है। यहाँ पे लाइट इधर जा रही है, यहाँ पे लाइट इधर जा रही है, यहाँ पे लाइट इधर जा रही है। और जितनी स्पीड से वेव फ्रंट आगे जा रहा है, वो क्या है एक्चुअली, लाइट की स्पीड। ठीक है, तो लाइट की डायरेक्शन मतलब वेव फ्रंट की डायरेक्शन, लाइट की स्पीड मतलब वेव फ्रंट की स्पीड। क्लियर बात है बच्चों। यहाँ पे एक पॉइंट समझ में आया हमें कि स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू स्पीड ऑफ वेव फ्रंट और डायरेक्शन ऑफ लाइट इक्वल टू डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू
वेव फ्रंट। ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वेव फ्रंट ही है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगी, ये क्या है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन में क्या कर रही है, वेव मूव हो रही होती है। तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या मूव हो रही होती है, आपकी वेव मूव हो रही होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चल, अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट, जो वेव नेचर था इसको एक्सप्लेन किसने करा। वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट आए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइजीन। उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया, हाइजीन प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजीन ने क्या बोला, पहली बात जो हाइजीन ने बोली कि लाइट जो है वो ट्रेवल्स करती है इन वेव फॉर्म। ठीक है, जाहिर सी बात है। दूसरी बात क्या बोली, लाइट सोर्स एमिट्स वेव फ्रंट। लाइट सोर्स क्या एमिट करते हैं बच्चों, वेव फ्रंट करते हैं। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि एक लाइट सोर्स है, क्या निकल रहा है लाइट सोर्स से, वेव फ्रंट निकल रहा है ना, वेव फ्रंट तो निकल रहे हैं। ठीक है, अगली बात जो उन्होंने बोली, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल की फॉर्म में कि अगर कोई पॉइंट सोर्स होगा, एक छोटा सा बल्ब, तो उसके कारण जो वेव फ्रंट फॉर्म होंगे वो कैसे होंगे, स्फेरिकल। कैसे होंगे बच्चों, स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव फ्रंट। जिस तरह से आपने गॉसियन लॉ पढ़ा होगा, गॉसियन सरफेस पढ़ी होगी कि पॉइंट चार्ज के कारण गॉसियन सरफेस कैसे होती है, स्फेरिकल होती है। एक बल्ब चारों डायरेक्शन में अपनी लाइट एमिट करता है, इसका मतलब क्या है, वो स्फेयर फॉर्म करेगा। इसका जो वेव फ्रंट होगा वो कैसे होगा आपका, स्फेरिकल। ये आपका पॉइंट सोर्स है। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जर्वर वेरी फार अवे फ्रॉम सोर्स है, और कोई ऑब्जर्वर सोर्स से बहुत दूर है, तो उसको जो वेव फ्रंट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, प्लेनर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक पॉइंट सोर्स है, इसके कारण वेव फ्रंट निकला, वेव फ्रंट निकल रहा है, वेव फ्रंट निकला, वेव फ्रंट निकला, वेव फ्रंट निकला, और बहुत दूर जाके ये जो वेव फ्रंट है ये कैसे हो जाता है, लगभग लगभग प्लेनर। मतलब अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो सोर्स कैसा भी हो, पॉइंट सोर्स हो या नहीं हो, ऑब्जर्वर को जो आपको वेव फ्रंट दिखेगा वो कैसे दिखेगा, आपका प्लेनर दिखेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्योंकि स्पेयर बड़ा तो जाएगा ना, बड़ा तो जाएगा, बड़ा तो जाएगा, स्पेयर बड़ा हो रहा है, और जब स्पेयर बहुत बड़ा हो जाता है और आप उसको छोटे से पार्ट को देख रहे होगे तो आपको कैसे दिखेगा, वो प्लेन दिखेगा। ठीक है, अब अगली बात, उन्होंने एक्सप्लेन करा हाउ डज लाइट ट्रेवल्स, कि लाइट ट्रेवल कैसे करती है। उन्होंने इसके लिए कुछ पॉइंट बताए। उन्होंने क्या पॉइंट बताया कि कोई भी एक वेव फ्रंट है, लेट अस सपोज कि मैं आपको बोलता हूँ ये हमारा क्या है, एक इनिशियल वेव फ्रंट, एक इनिशियल वेव फ्रंट। ठीक है बच्चों, एक इनिशियल वेव फ्रंट है हमारा ये, और हमसे पूछ, इनिशियल वेव फ्रंट क्या, लाइट ही तो है ना, लाइट, लाइट की मोशन मतलब वेव फ्रंट की मोशन। तो टी टाइम बाद क्वेश्चन है आपका, आफ्टर टाइम टी ये वेव फ्रंट कहाँ जाएगा, इसकी पोजीशन क्या होगी। तो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है कि वेव फ्रंट हमेशा आगे की तरफ मूव होता है। ध्यान से देखो, जब वेव फ्रंट पास था तो स्पेयर छोटा था, सर्कल छोटा था, और जब वेव फ्रंट दूर गया तो वही सर्कल क्या हो गया, बड़ा हो गया। मतलब क्या है, मतलब ये है वेव फ्रंट की शेप चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, बस जो छोटा वेव फ्रंट होता है वही आगे जाके बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, सर स्पेयर है तो।
तो वो मैं दिखा रहा हूँ। अगर ये वेव फ्रंट ऐसा है तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो चीज़ बोली। पहली चीज़ क्या बताई उन्होंने यूज़ करा वेवलेट पॉइंट सोर्स, सेकेंडरी पॉइंट सोर्स। पहला चीज़ उन्होंने ये यूज़ करी और दूसरी यूज़ करी उन्होंने वेवलेट्स की। ये कुछ एग्जम्पशन थी जो उन्होंने यूज़ करा अपनी इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। उन्होंने क्या बोला कि जो भी मेरे को एक वेव फ्रंट दे रखा है, इनिशियली मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि मुझे किसी ने बोला कि भाई ये आपके पास एक वेव फ्रंट है, बताओ टी टाइम बाद ये वेव फ्रंट कहाँ जाएगा, टी टाइम बाद वेव फ्रंट की पोजीशन क्या होगी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज द आफ्टर टाइम टी व्हाट बोलो या फिर वेयर बोलो, वेयर विल बी न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन उन्होंने ऐसे करा बच्चों कि उन्होंने क्या एज्यूम, उन्होंने एक थ्योरी दी, ठीक है ना, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी इस थ्योरी से चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो उन्होंने क्या बोला कि वेव फ्रंट में हर एक पॉइंट इस प्राइमरी वेव फ्रंट का, जो हमें वेव फ्रंट दिया हुआ है उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, अभी तो मैं दूर दूर बना रहा हूँ लेकिन ऐसा नहीं होता, इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट कैसे काम करता है, विल वर्क एज इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स। ठीक है, इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट कैसे काम करेगा, ऐसे इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स। ठीक है बच्चों, तो ये न्यू पॉइंट सोर्स है। ठीक है, ये सारे नए नए पॉइंट सोर्स है, मतलब वेव फ्रंट खुद ही किसी सोर्स से जनरेट हुआ है। और अगर आपसे बोला जाए कि ये पहला एक वेव फ्रंट है, इसकी नई पोजीशन बताओ, तो आप क्या बोलते हो, इसके लिए हम एक थ्योरी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं इस थ्योरी में, इस वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट को सोर्स मान के चलते हैं और टी टाइम बाद आफ्टर टाइम टी गिवन था ये आपको कि जो वेव फ्रंट है ये आगे बढ़ रहा था विद स्पीड ऑफ v। वेव फ्रंट आगे जा रहा है, लाइट की स्पीड है v। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर लाइट की स्पीड है v और टाइम है t, उसने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा, vt। तो हर एक पॉइंट सोर्स से जो लाइट निकली, अब हर एक जो छोटे छोटे पॉइंट सोर्स है उनके कारण जो लाइट निकलती है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी टी टाइम में, vt। लेकिन आप याद रखना अभी हम स्ट्रेट लाइन की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स में जो लाइट निकलती है वो कैसे निकलती है, वेव स्पेयर की फॉर्म में, वेव फ्रंट की फॉर्म में। और इन्हीं नए वेव फ्रंट को क्या बोला गया है, हमारा वेवलेट्स, जो कि इन छोटे छोटे पॉइंट सोर्स के कारण जनरेट होते हैं। तो इस पॉइंट सोर्स के कारण जो जनरेट हुआ वेवलेट वो ये होगा, इस पॉइंट सोर्स के कारण जो वेवलेट जनरेट हुआ वो ये, इसके कारण ये, इसके कारण ये। तो हर एक पॉइंट सोर्स के कारण अपना अपना वेवलेट जनरेट होगा। अब आप बोलोगे भैया पहले तो आपने बड़ा बड़ा स्पेयर बनाया था, यहाँ पे ये स्पेयर बनाया है, यहाँ पे आप स्पेयर क्यों नहीं बना रहे हो, ताकि अगर बहुत सारे स्पेयर बनाएंगे ना तो फिगर थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, तो हम सिर्फ स्पेयर का बाहर वाला पार्ट बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा पास में आ गया तो इसको थोड़ा सा दोबारा बनाता हूँ मैं। तो ठीक है, तो ये क्या है, दीज आर द वेवलेट्स जो किसने जनरेट करे, इन छोटे छोटे पॉइंट सोर्सों ने। ठीक है, और हम कब कब बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आफ्टर टाइम टी। स्पीड कितनी है, वी टी। तो वी टी टाइम में डिस्टेंस कितना कवर हुआ, वी टी, वी स्पीड से। तो ये जो वेवलेट हैं ये भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, वी टी। ठीक है भाई, है तो लाइट ही ना ये, तो ये सारे वेवलेट्स ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, वी टी।
तो अब नई पोजीशन जो होगी वेव फ्रंट की उसको निकालने के लिए हाइजीन ने क्या बोला कि अब आप क्या करो, इतना करने के बाद आपने पहला वेव फ्रंट लिया, उसके हर एक पॉइंट सोर्स बनाए, ठीक है, उन पॉइंट सोर्स से लाइट निकाली, उन लाइट को बोला गया वेवलेट्स। कितना डिस्टेंस कवर हुआ, टी टाइम बाद पूछा है, स्पीड थी v, तो डिस्टेंस कितना हुआ bt, तो bt डिस्टेंस बाद छोटे छोटे स्पेयर बना दिए। अब जब आप उन सारे स्पेयर के टेंजेंट को टच करोगे, उन सभी स्पेयर के उन सभी वेवलेट्स के टेंजेंट को जब आप टच करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, तो देखो पहले भी अगर स्पेयर था एक, तो बाद में भी क्या मिलेगा आपको, एक स्पेयर ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो रही है आप सभी को? ठीक, तो उन्होंने बोला कि ईच पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट will work as secondary source and generate wavelets। ठीक है, after time t these individual wavelets will cover pt distance। ठीक है, and when we draw a common surface tangents to these wavelets, we will get new position of वेव फ्रंट। क्लियर बात हो रही है बच्चों, हाँ है ना? ठीक है, चलो ठीक है। लाइट कैसे जा रही थी आगे, लाइट जा रही थी आगे के डायरेक्शन में, तो वेव फ्रंट भी क्या होंगे आपके आगे के डायरेक्शन में ही क्रिएट होंगे। लेकिन एक बात और आपको बता दूं मैं, जो ये पॉइंट सोर्स होते हैं ना, नए पॉइंट सोर्स, ये जो वेव फ्रंट ना, ये जो वेवलेट ना पीछे के डायरेक्शन में भी छोड़ते हैं, पीछे भी ये वेव फ्रंट वेवलेट छोड़ते हैं, जिस तरह से आगे छोड़े उस तरह से पीछे छोड़े। लेकिन पीछे वाले जो वेवलेट्स होते हैं ना, वो एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि लाइट आगे जा रही है, लाइट पीछे नहीं जा रही, इसलिए पीछे वालों की हम बात ही नहीं करते। ठीक है, तो पीछे वालों की हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं सिर्फ आगे वालों की, क्योंकि वो ही फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, पीछे वाले एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि लाइट सिर्फ आगे जा रही है। तो जिधर लाइट जा रही होती है वेव फ्रंट भी उधर ही बनते हैं। ठीक है बच्चों, ये थी आपकी हाइजीन थ्योरी। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपसे बोले एक्सप्लेन हाइजीन थ्योरी, आप ये पॉइंट लिखोगे, ये पॉइंट लिखोगे पूरा, और ये डायग्राम बनाओगे। ये क्या है आपकी हाइजीन थ्योरी। ठीक है बच्चों, ठीक। अब हाइजीन थ्योरी को यूज करके हम बोल सकते हैं, अगर कोई आपसे बोले कि एक प्लेन है, प्लेनर लाइट सोर्स, प्लेनर लाइट सोर्स, तो प्लेनर लाइट सोर्स के कारण आपको वेव फ्रंट बनाना है, तो क्या होगा, इसका हर एक पॉइंट इस सोर्स की तरह काम करेगा, लाइट आगे जाएगी, तो वेवलेट जो इस पॉइंट के कारण वेवलेट ये जनरेट हुआ, इसके कारण वेवलेट ये जनरेट, इसके कारण वेवलेट ये जनरेट, इसके कारण वेवलेट ये जनरेट हुआ। और जब आप इन सारे वेवलेट्स को ज्वाइन कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, मतलब अगर आपका अगर स्ट्रेट लाइन एक प्लेन सोर्स है, तो आपको जो नई लाइट मिलेगी, नया वेव फ्रंट मिलेगा, वो भी कैसा होगा, आपका प्लेनर ही होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये क्या है, एक वेव जनरेटर। अगर मैं यहाँ पे लाइट को चूज कर लेता हूँ,
मैंने क्या ले लिया कि लाइट है, ये अब लाइट का वेव फ्रंट जनरेट करेगा, और ये स्ट्रेट है, मतलब कैसा सोर्स है, ये प्लेनर सोर्स है। तो ऐसे जब लाइट जनरेट होती है तो देखो, तो इसके जो वेव फ्रंट भी हैं प्लेनर सोर्स के, वो कैसे हैं, स्ट्रेट है, और वो आगे जाके भी स्ट्रेट ही रहते हैं। ठीक है, मीनिंग ये यहाँ पे सपोज करो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इनिशियल वेव फ्रंट, इसके कारण वेवलेट निकले, सबका सरफेस लिया कॉमन, तो दूसरा वेव फ्रंट भी कैसे मिलेगा आपको, प्लेनर ही मिलेगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा। ठीक है, ये दिखाया मैंने आपको, एक प्लेनर सोर्स है, उसके कारण जो वेव फ्रंट भी मिलेगा वो कैसे मिलेगा आपको, प्लेनर ही मिलेगा। ठीक है, आप कुछ एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी बोलती है अगर आपके रास्ते में एक प्रिज्म, ठीक है, और यहां से जनरेट हुआ एक प्लेनर वेव फ्रंट, ये आगे गया, अभी प्लेनर वेव फ्रंट सीधा था, और जब ये आगे जाएगा तो इसमें से निकलने के बाद ये वेव फ्रंट की शेप कैसी हो जाएगी, ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गया, इसके अंदर गया, आगे गया, आगे गया, आगे गया। ठीक है, इस पॉइंट तक एंट्री करने जस्ट पहले ये क्या रहेगा, सीधा ही रहेगा। सपोज करते हैं हम इतना दिखाता हूँ, मैं इतना दिखाता हूँ आपको, इतना वेव फ्रंट दिखाता हूँ बस, एंट्री करने जस्ट पहले सीधा ही रहेगा, पैरेलल रहेगा। लेकिन नीचे वाला पार्ट जैसे एंट्री करेगा तो वो किस में आ जाएगा, डेंसर मीडियम में। नीचे वाला पार्ट एंट्री करते किस में आ जाएगा, डेंसर मीडियम, क्योंकि ये गिलास कैसा है आपका, डेंसर। तो नीचे वाला पार्ट स्लो चलेगा। ठीक है, नीचे वाले पार्ट ने अगर डिस्टेंस ट्रेवल करा गिलास के अंदर कितना, सपोज करो 1 मीटर का, तो ऊपर वाला पार्ट अभी भी किधर चल रहा है, हवा में चल रहा है। जितनी देर में इसने 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा उतनी देर में ये कितना करेगा, लगभग लगभग 1.5 मीटर, क्योंकि हवा में ना, देखो ये यहाँ भी हवा में रहा, यहाँ भी हवा में रहा। तो ऊपर वाला पार्ट, अगर नीचे वाले पार्ट ने 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा तो ऊपर वाला पार्ट कितना करेगा आपका, 1.5 मीटर, 2 मीटर। तो ऊपर वाले पार्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल करा इतना ज़्यादा, इतना। ठीक है, जितनी देर में यहाँ पहुँचा उतनी देर में ऊपर वाला पार्ट पहुँच गया आपका यहाँ पे। तो आपका जो नया वेव फ्रंट होगा वो कहाँ होगा, आप इन दोनों पॉइंट को टच करो, ये होगा आपका एक नया वेव फ्रंट। ठीक है, सिमिलरली मैं आपको दिखाता हूँ एक, अगर आपको दे दी जाए एक कॉन्वेक्स लेंस और बोला जाए ये एक वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, वेव फ्रंट आता है, वेव फ्रंट आता है, वेव फ्रंट जैसे ही टच यहाँ पे पहुँचा एंट्री करने से पहले, तो देखो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी। बी वाला ग्लास में गया तो बी वाला स्लो जाएगा, बी वाला डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यहाँ से यहाँ तक का 1 मीटर का। जो ऊपर वाला पार्ट है उसका मैक्सिमम पोर्शन किस में जा रहा है, हवा में। नीचे वाले का मैक्सिमम पोर्शन किस में जा रहा है, हवा में। तो ऊपर और नीचे वाले तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, और नीचे वाले कोई गिलास में जा रहा है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो जितनी देर में इसने 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा उतनी देर में कितना कर लेंगे ये, 2 मीटर, 2 मीटर। और जब आप इन सभी के पॉइंट को टच कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक नया वेव फ्रंट। समझ पा रहे हो बात को, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है, और इसको करने का एक इजी तरीका बताऊँ मैं आपको। इसको करने का इजी तरीका क्या है, आप ही देखो, अगर आपको दे दी जाए एक कॉन्वेक्स लेंस, और 10th क्लास की बात कर रहा हूँ, अगर लाइट आती है सीधी
पैरेलल, तो वो कहाँ पे जाएगी आप सभी को पता है, वो मर्ज होगी आपकी फोकस पर, होगी नहीं होगी। अब इसी को अगर वेव फ्रंट की फॉर्म में दिखाऊं ना मैं, तो वेव फ्रंट हमेशा लाइट के पाथ के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इनिशियल वेव फ्रंट जो आ रहा है वो आपका प्लेनर आ रहा है। वेव फ्रंट हमेशा लाइट के पाथ के परपेंडिकुलर होती है, ये क्या आपका वेव फ्रंट, ठीक है। और यहाँ पे लाइट का पाथ कैसे हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है एक पॉइंट पे। तो देखो इस पॉइंट के लिए वेव फ्रंट होगा ये, इस पॉइंट के लिए वेव फ्रंट परपेंडिकुलर यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर ये, यहाँ पे इस लाइन का परपेंडिकुलर ये, यहाँ पे इस लाइन का परपेंडिकुलर ये। तो जब आप इन सारे परपेंडिकुलर को कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक नया वेव फ्रंट। सिमिलरली यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर ये, परपेंडिकुलर ये, परपेंडिकुलर ये, परपेंडिकुलर ये, परपेंडिकुलर ये, एक ट्रिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मिला, सिमिलरली ये मिला। जादू देखो, जादू करूँ नहीं करूँ, एक सेकेंड, इतना पहले सेव कर लेते हैं। ओहो, अब तो ये होगा ही नहीं, गड़बड़ हो गया है। तो अगर आप एज्यूम करो कि यहाँ पे ये येलो लाइन नहीं है, कुछ देर के लिए येलो लाइन नहीं है, तो आपके सामने डायग्राम है कुछ इस तरीके से, ब्लू कलर का वेव फ्रंट आ रहा है और कन्वर्ट जो कैसा हो गया, वो इस तरीके का हो गया, जो कि एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है। इस पॉइंट क्या बोलते हैं हम, फोकस बोलते हैं। इसका उल्टा भी होता है कि अगर लाइट फोकस से निकल रही है तो स्पेरिकल वेव फ्रंट आएगा और कॉन्वेक्स लेंस के बाद वो कैसे हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर ना। नेक्स्ट पॉइंट, अगला टॉपिक, एक्सप्लेन और वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग वेव थ्योरी, वेव थ्योरी, ठीक है। अब ध्यान से देखना मेरे बात को, मैं एज्यूम करता हूँ कि ये मेरा क्या है, पहला मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपका रिफ्रैक्शन। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा कंसंट्रेटेड रहना यहाँ पे। सपोज करो ये है आपका इंटरफेस, ऊपर है आपका फर्स्ट मीडियम, नीचे है आपका सेकंड मीडियम, और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट इज इक्वल टू v1, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम इज इक्वल टू v2, ठीक है। लाइट की स्पीड फर्स्ट मीडियम में v1 है और सेकंड मीडियम में v2 है। और दूसरी बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू n1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज इक्वल टू n2, ठीक है। अब मैं एज्यूम करता हूँ यहाँ से कि आपका जो वेव फ्रंट आया वो कैसा आया बच्चों, आपका वेव फ्रंट आया आपका प्लेनर। ये क्या है आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट इस सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, तो प्लेनर वेव फ्रंट आगे जाके प्लेन ही रहता है, आप सभी को पता है। तो ये प्लेनर वेव फ्रंट आगे गया, आगे गया, और वेव फ्रंट यहाँ पे जाकर पहुँच गया, ठीक है। तो अब मैं इसके पीछे वाले को मिटा देता हूँ,
और क्या बोलता हूँ, ये वेव फ्रंट प्लेन ही रहा, ये यहाँ पहुँचा, ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँचा, और इसने वेव फ्रंट बनाया यहाँ पे ए बी। इंसिडेंट वेव फ्रंट जो था वो ए डैश बी डैश था, लेकिन जब ये यहाँ पहुँचे तो इसको नाम मिल गया ए बी। ठीक है, देखो इसने ए डैश से ए पहुँचा ये, और ये कहाँ से पहुँचा, ये पहुँचा बी डैश से बी पहुँचा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये वाला पॉइंट ए से ए डैश से पहुँचा, ये वाला पॉइंट बी डैश से बी पे पहुँचा, लेकिन इस पॉइंट के बाद बी वाला पॉइंट, बी वाला ऊपर वाली रे जो है वो अभी भी हवा में है, लेकिन नीचे वाली गिलास में जा चुकी है। यहाँ हुई एक गड़बड़ बात। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बच्चों ये वेव फ्रंट इसका यहाँ पहुँचा, इसका यहाँ पहुँचा, इस पॉइंट के बाद यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, इस पॉइंट के बाद हम क्या बोलते हैं, बी पॉइंट से वेवलेट निकालो। वेव थ्योरी यूज कर रहे हैं ना, तो बी पॉइंट से वेवलेट निकालो। वेवलेट निकाला और हमने देखा कि बी पॉइंट से जो वेवलेट निकला उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में बी से सी पॉइंट तक कितना टाइम लगता है, टाइम लगा टी। वी पॉइंट का वेवलेट एक सर्कुलर आर्क बनेगा, नहीं बनेगा, वी पॉइंट का वेवलेट यहाँ से यहाँ पहुँचा टी टाइम। क्लियर बात। और टी टाइम उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा बी सी, और बी सी किसके बराबर होगा, गाली में समझना यहाँ पे, बी सी होगा आपका इस मीडियम में लाइट की स्पीड v1, टाइम है t, तो डिस्टेंस कितना होगा v1 t। क्लियर बात हो रही है बच्चों, डन। तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करा बी सी जो कि था v1 t, क्योंकि फर्स्ट मीडियम में। सिमिलरली यहाँ से जो वेव फ्रंट निकलेगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल शेप का होगा, पॉइंट सोर्स है, और उस वेव फ्रंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा टी टाइम में, इसी टी टाइम में उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, सपोज करो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा ये है आपका ई पॉइंट, ई पॉइंट, और उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा बच्चों ए। तो ए डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ए से ई तक का टाइम इसी के बराबर है। तो टाइम है आपका, यहाँ पे डिस्टेंस है आपका ए, ठीक है, टाइम है आपका टी, और स्पीड है आपकी कितनी v2। तो ए किसका बराबर होगा यहाँ पे, ए स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, मतलब v2 मल्टीप्लाई में t। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद हम सी पॉइंट से इस आर्क का टेंजेंट लेते हैं, देखते हैं इसको इसने टेंजेंट पे टच करा इस ई पॉइंट पे। ठीक है, तो आपको जो नया वेव फ्रंट हुआ, नया जो वेव फ्रंट हुआ टी टाइम बाद, वो कैसा हुआ बच्चों, वो हुआ आपका, ओहो ये आपका हुआ नया वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, क्लियर बात। अब देखो ये वाला पार्ट भी गिलास में जा रहा है, ये वाला पार्ट भी गिलास में जा रहा है, दोनों अब, और ये प्लेन हो चुका है, अब वो इसी की तरह से आगे बढ़ता जाएगा।
इस तरह से वो आगे बढ़ता जाएगा। आया कैसे था वो, ऐसा, लेकिन देखो थोड़ा सा एंगल शिफ्ट हुआ है। ये इसका इंसिडेंट पार्ट था और ये इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट है, थोड़ा सा एंगल चेंज हुआ है ना। अब इस एंगल को कैलकुलेट करते हैं। एंगल को कैलकुलेट कैसे करेंगे हम यहाँ पे, उसके लिए मैंने यहाँ पे डाला एक नॉर्मल, और आप सभी को पता है ये एंगल क्या होगा, आई, तो ये एंगल क्या होगा, आर। भाई ये बताओ प्लेनर वेव फ्रंट जो होता है ये क्या है, प्लेनर वेव फ्रंट है, प्लेनर वेव फ्रंट ये क्या इसकी डायरेक्शन है। तो जो वेव फ्रंट है ये परपेंडिकुलर हुआ नहीं, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा ये वेव फ्रंट, ये भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। मीनिंग क्या है, ये जो आपका ए बी पार्ट है उसके पाथ से कितने का एंगल बनाता है, 90 का। अगर ये मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, ये एंगल हमेशा पाथ से कितना एंगल बनता है, ये 90 का एंगल बनते ही हमेशा याद रखना आप। प्लेनर वेव फ्रंट अपने डायरेक्शन से हमेशा 90 का एंगल बनाता है। तो यहाँ पर भी इस पॉइंट पे ये जो एंगल है यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, देखते हैं एक बार, आपके पास लिखने का कोई जगह है, पेन लेते हैं दूसरा, ब्लू कलर का मार्कर लेते हैं। तो ये एंगल क्या होगा, 90, ठीक, ये भी क्या होगा, 90, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल भी कितने का एंगल होता है, सरफेस से 90 होता है, नहीं होता, ठीक है। तो अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बच्चों, आई एंगल, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। मैं इसको आपको यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आप इसको समझ पाओ। अगर ये एंगल आई है तो ये वाला भी कितना होगा आपका, आई एंगल। ये 90 है और ये नॉर्मल इस सरफेस के 90 है, तो यहाँ पे अगर ये आई एंगल बनता है तो यहाँ भी कितना एंगल बनेगा, ये आई एंगल बनेगा, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रहा ये वाली बात, उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सरफेस हॉरिजॉन्टल, ये कितना नॉर्मल, ठीक है। ये लाइट हुई हमारी इंसिडेंट एंगल, इसने एंगल बनाया ये आई। अगर मैं इसी लाइट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, और नॉर्मल तो पहले से परपेंडिकुलर है, नॉर्मल इससे परपेंडिकुलर है, तो अगर ये एंगल आई होता है बच्चों तो ये वाला एंगल भी कितना होता है, आई ही होता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है, पता नहीं आ रही है नहीं आ रही है ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए बात। उसके लिए एक बार लाइन मिट जाए ना तो फिर वो दोबारा ड्रॉ नहीं होती। ध्यान से देखो, इन लाइन ए एंगल ओ बी, ए ओ बी एंगल में एंगल ए ओ बी कितना है, 90 का, देख पा रहे हो आप, ठीक है। सी ओ डी, एंगल सी ओ डी भी कितना है, 90 का। क्लियर बात बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल कितना होगा,
90 माइनस आई होगा, नहीं होगा? ठीक है। और अब COD में देखो, COD में ये अगर 90 माइनस आई है तो ये कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि अगर ये आई है तो ये भी आई होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने बोला कि अगर ये इंसिडेंट आई है तो सरफेस के साथ ये एंगल कितना बनता है? आई। सिमिलरली ये अगर आर एंगल है, यहाँ बनाते हैं इसको, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो, इसका रिफ्रैक्टेड रे ये क्या है? इसकी रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल है आर, ये रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये एंगल आर है, ये परपेंडिकुलर है इसके, ये आर है, तो ये भी कितना होगा आपका? आर एंगल होगा। ठीक है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, आप लोग इसके शॉट लेके इसका एक बार खुद सॉल्व करके देखना है इसको, आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है बच्चों, तो अब मजे की बात, यहाँ पर करने वाले स्नेल्स लॉ को प्रूव। ठीक है, प्रूव कैसे करेंगे स्नेल्स लॉ को? ये हमारा कैमरा थोड़ा सा यार डिस्टर्ब है, हमारे बाल नहीं दिख रहे। चलो इसको प्रूव करेंगे हम, यहीं पे लिखता हूँ मैं ताकि आप कंपेयर कर पाओ। साइन आई, बताना जरा, साइन आई ट्राइंगल ABC में, ये किस में ट्राइंगल? ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में साइन आई क्या होगा? साइन आई यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर क्या है? BC, साइन आई के लिए BC क्या है? परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। ठीक है, सिमिलरली साइन आर यहाँ बना, इसके लिए यहाँ पे 90 डिग्री बनी थी, ये थी आपकी ई साइड, ई एंगल, ई पॉइंट, तो आर के लिए परपेंडिकुलर होगा आपका AE और हाइपोटेन्यूज क्या होगा आपका? AC। ठीक है, और आपको पता है AE की वैल्यू आपने पहले ही निकाल रखी है, AE की वैल्यू है आपकी V2T और BC की वैल्यू आपने यहाँ निकाल रखी है V1T। तो अगर आपसे कोई बोले साइन आई अपन साइन आर करो, साइन आई अपॉन साइन आर, तो क्या हो जाएगा? BC अपॉन AE। देखो BC अपॉन AE, BC क्या है? V1T, V1T, AE क्या है? V2T, इसे T गया, बचा कितना? V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2। कितनी बात क्लियर है? ये क्या है आपका? स्नेल्स लॉ। इसी को आगे एक्सप्लेन करते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू है आपका V1 अपॉन V2, और आपको पता है V1 क्या होता है? V1 होता है C अपॉन N1, V2 क्या होता है? C अपॉन N2, तो V1 अपॉन V2 क्या होगा? N2 बाय N1। तो यहाँ पे इसकी जगह हम ये ले सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू N2 अपॉन N1, और ये क्या है बच्चों? आपका स्नेल्स लॉ। क्लियर बात हो रही है? ठीक है, तो ऊपर वाला भी स्नेल्स लॉ था, नीचे वाला भी स्नेल्स लॉ है। ठीक है, और एक बात आपको बताऊँ मैं स्नेल्स लॉ में, बात सारी ये है कि इसी को हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं कि लाइट की स्पीड V1 में क्या होगी? देखो C इक्वल टू क्या होता है? न्यू लैम्डा, न्यू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ, C स्पीड, और किसी मीडियम के लिए फॉर्मूला हो जाता है ये V इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो V1 के लिए क्या होगा? न्यू 1 लैम्डा 1,
और v2 के लिए क्या होगा, न्यू टू लैम्डा टू। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि न्यू वन इक्वल टू न्यू टू होता है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज विद मीडियम। फ्रीक्वेंसी आपके मीडियम चेंज करने से चेंज नहीं होती, चाहे वो डेंसर मीडियम हो चाहे वो रेयर मीडियम, फ्रीक्वेंसी बच्चों वही रहेगी। ठीक है, तो अगर कोई बोले आपसे यहाँ पे कि v1 अपॉन v2 बताओ क्या होगा, तो v1 अपॉन v2 क्या होगा, न्यू लैम्डा वन अपॉन न्यू लैम्डा टू। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। तो यहाँ मैं इसको जगह ये दे सकता हूँ, लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। आपके पास सिंपल सा रिलेशन आया, क्या आया, साइन आई अपॉन साइन आर, एक फॉर्मूला v1 अपॉन v2, एक फॉर्मूला लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। ठीक है, ये तो नए फॉर्मूले थे, और एक पुराना फॉर्मूला भी था, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 बाय n1। क्लियर बात हो रही है। और ऊपर नीचे देखो LHS सबका बराबर है, उसको एक साथ लिख सकते हैं हम, v1 अपॉन v2 इक्वल टू लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। ये आपका बहुत यूज आएगा न्यूमेरिकल्स में। और याद रखना, न्यू फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। ठीक है, क्लियर बात हो रही है बच्चों। अब आपने रिफ्रैक्शन तो कर लिया, करा नहीं कर रिफ्रैक्शन, आप लोगों ने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पर हमने क्या करा है, वेव थ्योरी का यूज़ करके रिफ्लेक्शन वेरीफाई करा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन वेव थ्योरी का इसको क्या हम रिफ्लेक्शन में वेरीफाई करेंगे। अब ध्यान से देखना, बड़ा ये तो बहुत ईजी है। ये एक सरफेस, अबे जिंदगी खराब है लाइन बनाने में, ये तो बढ़िया बनी थी, मिटा क्यों दिया हमने फिर। चलो ये भी अच्छी है। सपोज करो हमारे पास आता है इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट आया हमारे पास, इंसिडेंट हुआ। काफ़ी बड़ा बना रहा हूँ मैं ताकि चीज़ें आसान लगे, आसान है। ठीक है, ये क्या है आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट। ए डैश बी डैश, ये यहाँ पे है स्ट्रेट लाइन में। इस तरह से प्लेनर फॉर्म में आगे आएगा, आएगा नहीं आएगा, आगे आएगा इस पॉइंट तक, जस्ट जब वो इंसिडेंट हुआ इस पॉइंट तक। बाकी के पॉइंट में मिटा दूंगा, कुछ काम नहीं बाकी का। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से भी एक लाइन लाऊंगा। ये लाइन किस लिए लाते हैं हम, ये लाइन सिर्फ इसलिए लाते हैं ताकि हमारा डायग्राम थोड़ा अच्छा दिखे, वरना इसके बिना भी काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ए पॉइंट पहुंचा आपका यहाँ पे और बी पॉइंट पहुंचा आपका यहाँ पे। ठीक है, ए डैश से ए दोनों साथ में आए, मतलब ये दोनों यहाँ तक तो साथ में आए, जब तक ये टच नहीं हुआ तब तक ये साथ में थे। लेकिन जैसे ही ये वाला पॉइंट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टच हुआ, तो ये वाली लाइन, फर्स्ट लाइन जो थी आपकी, तो रिफ्लेक्ट होगी, होगी नहीं होगी, इसने शुरू कर दिया रिफ्लेक्शन। लेकिन अभी भी ये इंसिडेंट ही हो रही है। इसी वेव फ्रंट का ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको कितना टाइम लगता है, इसने डिस्टेंस ट्रेवल करा c,
सी पॉइंट पे पहुंचा ये। देखो ये यहाँ तो दोनों साथ में थे, लेकिन इसके बाद ये अभी भी इंसिडेंट ही हो रहा है और ये रिफ्लेक्शन शुरू कर चुका है। ठीक है, तो पहले हम इसके लिए देखते हैं। ये बी से सी तक पहुंचा टी टाइम में। कितने टाइम में पहुंचा बच्चों ये? इसको टाइम लगा टी। इसने डिस्टेंस ट्रेवल करा, कवर करा डिस्टेंस ने बी सी। बी सी की वैल्यू क्या होगी? वी टी। यहाँ पे स्पीड कितनी है लाइट की? वी। ठीक है, ठीक। इस पॉइंट के बाद इसको टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक टी टाइम। तो ये टी टाइम में कहाँ पहुँच गया होगा? ये टी टाइम में रिफ्लेक्शन शुरू कर दिया होगा। टी टाइम में करा होगा, नहीं करा होगा? टी टाइम में इसने रिफ्लेक्शन शुरू करके टी टाइम में पहुँच गए इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे। इसी टी टाइम में, इस टी टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचा। मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये बी पॉइंट से लाइट पहुँची यहाँ से यहाँ, उसी टी टाइम में ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया? यहाँ से यहाँ। ठीक है, क्लियर? तो इसको टाइम कितना लगा यहाँ पे? टी। डिस्टेंस कितने ट्रैवल करा इसने? ए ई, जिसकी वैल्यू कितनी है? बी टी है। ठीक है, क्लियर बात? ठीक। तो ये तो था आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, जस्ट इंसिडेंट होने से पहले। लेकिन टी टाइम बाद यही वेव फ्रंट, ए बी वेव फ्रंट किस में कन्वर्ट हो गया? टी टाइम बाद ये पॉइंट यहाँ पहुँचा, ये पॉइंट यहाँ पहुँचा। तो आपको जो नया वेव फ्रंट मिला, नया वेव फ्रंट वो मिला बच्चों, ओहो, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। टी टाइम के बाद इसका जो वेवलेट जो होगा इस पॉइंट से वो पहुँचा यहाँ पे। ठीक है, और टी टाइम बाद जब आप इनको टच कराओगे तो आपको मिलेगा एक नया वेव फ्रंट। ये बी से यहाँ पहुँचा, ए से यहाँ पहुँचा, इसके टेंजेंट को आपने इस पॉइंट से टच कराया, तो ये क्या है आपका? न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, ठीक। ये तो हुआ वेव ऑप्टिक्स। अब करते हैं फिजिक्स की बात। अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये क्या होगा उसका? इंसिडेंट एंगल होगा, नहीं होगा? और अभी हम कर चुके हैं कि अगर ये इंसिडेंट एंगल है तो ये भी क्या होगा आपका? इंसिडेंट ही होगा। कुछ देर पहले करा था इसमें सेम चीज। तो ये इंसिडेंट, तो ये भी इंसिडेंट। और अगर इसी लाइट को इसको भी रिफ्लेक्ट करा दो, ये इंसिडेंट है, ये क्या होगा? रिफ्लेक्टेड। तो अगर ये रिफ्लेक्टेड एंगल है तो ये भी एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल आर। जिस तरह से नॉर्मल से इधर वाला आई था तो नीचे वाला भी आई हुआ, उस तरह से नॉर्मल से इधर वाला अगर आर है तो नीचे वाला भी क्या है? यहाँ पे आर है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो अपना, काफ़ी ईजी है, मैथ से सिंपल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो आपके सामने दो ट्राइंगल है, ध्यान से देखना। पहला ट्राइंगल ए ई सी, ए ई सी, ये वाला ट्राइंगल जो कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। और दूसरा ट्राइंगल है आपका ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, दो ट्राइंगल आपके पास। ठीक है बच्चों, यहाँ पे यहाँ पर हम बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल में एंगल ए ई सी एंगल ए बी सी ईच 90 डिग्री, ए ई सी में ए ई सी और इसमें ए बी सी, दोनों एंगल 90 है, ये 90 है। ठीक, ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन, कॉमन है या नहीं?
और इसको बोला गया, देखो इस वाले में भी AC आ रहा है, इस वाले में भी AC आ रहा है, और AE साइड AEC की AE साइड इक्वल टू ABC की BC साइड किसके बराबर है, BT के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी आ रही है आपके सामने, R H हाइपोटेन्यूज और ये साइड S, तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल AEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल AEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, और जहाँ पे अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दो एंगल भी इक्वल होंगे, होंगे ही नहीं होंगे, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, दोनों एंगल भी बराबर, तो एंगल I इक्वल टू एंगल R बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये क्या है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि आपका इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ I इक्वल टू R, तो हमने प्रूफ करा है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात हो रही है यहाँ पे, होपफुली आपको समझ में आया होगा इतना ना। आज मैंने सोच रखा है काफ़ी ज़्यादा से कराना है आप लोगों को, ताकि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका मतलब, कई कई बच्चे होते हैं ना जो पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि अगर आज पढ़ने बैठे हैं तो ख़त्म करके उठे, तो वही मामला है मेरा भी। आज अगर आज पढ़ाने बैठा हूँ तो एटलीस्ट आपका डॉपलर इफेक्ट तक करा के जाऊँगा। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट यूँ हुआ, यूँ बड़ा ईजी सा है। देखो ना, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या आपका डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। ठीक है, हम इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना क्योंकि इसका डेप्थ में आता ही नहीं, इसको पर आते हैं सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा इस डॉपलर इफेक्ट की। पहली बात, सपोज करो मैं यहाँ पे एक सोर्स हूँ, एक ऑब्जर्वर, और यहाँ पे क्या है, एक स्टार है, ये क्या है आपका स्टार। इस स्टार से लाइट यहाँ पर आ रही है, हम अर्थ पे है ना, तो हम ये हमारी अर्थ है ऑब्जर्वर, स्टार क्या है सोर्स। ठीक है, अगर इस सोर्स से लाइट आ रही है, लाइट की बहुत सारी वेवलेंथ आ रही होंगी, अलग अलग कलर आ रहे होंगे लाइट के। ठीक है, लाइट आ रही है, सपोज करो इस सोर्स से लाइट निकली लैम्डा फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, कितनी लाइट निकली है, लैम्डा की, न्यू फ्रीक्वेंसी की, न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट निकली इस सोर्स से, और मैं भी रेस्ट पे हूँ, ये भी रेस्ट पे था स्टार और मैं भी रेस्ट पे हूँ। तो मुझे यहाँ पे अगर मैं टेलीस्कोप या स्पेक्ट्रोस्कोप से देखूंगा तो मुझे कितनी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, मुझे मिलेगी यहाँ पे न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, जितनी छोड़ी थी इसने उतनी मिली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत जो बता कब शुरू होती है, दिक्कत तब शुरू होती है जब ये स्टार या तो ऑब्जर्वर के पास आना शुरू हो, पास आ रहा हो, या फिर इस ऑब्जर्वर से दूर जा रहा हो, या तो स्टार ऑब्जर्वर के पास आ रहा हो या ऑब्जर्वर से दूर जा रहे हो। ठीक है, अब बताओ पास आने पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा या बढ़ेगा, कम होगा। डिस्टेंस को, ये ट्रिक है, ठीक है ना, याद करने की। डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में, लैम्डा, वेवलेंथ। तो जब ये पास आएंगे, जब ये क्लोज होंगे, अप्रोच इज इधर, जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो इनका डिस्टेंस कम हुआ, मतलब इनकी लैम्डा कम हुई और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई। पहली बात याद रखने के लिए। और दूसरी बात, जब ये दूर जाते हैं
मूव अवे, डिस्टेंस बढ़ा मतलब लैम्डा बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी कम होती है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो न्यू इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन लैम्डा। तो अगर लैम्डा बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, कम होती है। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है इस टॉपिक की। अब देखो होता क्या, होता ये है यहाँ पे, मतलब अगर आप सोर्स पास आ रहा है, इन दोनों का डिस्टेंस कम हो रहा है, तो डिस्टेंस कम हुआ मतलब वेवलेंथ कम हुई, डिस्टेंस का मतलब वेवलेंथ कम, और वेवलेंथ का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ी। तो पास आने पे अप्रोच करते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, और मूव अवे होते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसका मीनिंग ये कि अगर ये पास आ रहा है, न्यू नॉट, इसने फ्रीक्वेंसी छोड़ी, पास आने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो इसको जो फ्रीक्वेंसी दिखा जो ऑब्जर्व होगी ना न्यू, वो न्यू नॉट से ज़्यादा होगी अगर ये पास आ रहा है तो। लेकिन वही अगर ये दूर जा रहा है, दूर जाते हुए इसने फ्रीक्वेंसी छोड़ी न्यू नॉट, तो इसको जो ऑब्जर्व होगी फ्रीक्वेंसी न्यू, वो लेस देन होगी न्यू नॉट से। ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग में है और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग में है। ठीक है, दूर जाने पे फ्रीक्वेंसी कम होती है और पास आने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, मतलब ऑब्जर्व। ठीक है, लेटेस्ट इफेक्ट आता है बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, चलो अब इसको न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट करते हैं। आपके सिलेबस में इतना ही है, ठीक है ना, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये, डेल न्यू अपॉन न्यू इक्वल टू वी रेडियल अपॉन सी, वी रेडियल अपॉन सी। आपके एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे माइनस प्लस का साइन भी आता है, लेकिन उसको भी नेगलेक्ट कर दो। ठीक है ना, उस साइन को अभी भूल जाओ। आप यहाँ पे एज्यूम करके चलो मॉड, सीधी बात, साइन जाए बाहर में, हम अपने दिमाग से साइन लगा लेंगे। ठीक है ना, देखो वी रेडियल क्या है, वी रेडियल वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से या तो वो ऑब्जर्वर की तरफ पास आ रहा है या फिर वो दूर जा रहा है। अगर सपोज करो वो जा रहा था इस डायरेक्शन में v, तो रेडियल वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि ना तो वो पास आ रहा है ना वो दूर जा रहा है, वो 90 डिग्री पे ऑक्सीलेट उसका अराउंड में रिवॉल्यूशन कर रहा है। जैसे कि ये एक ऑब्जर्वर था और ये सोर्स है, और अगर ये इसके सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो क्या इसकी कुछ रेडियल वेलोसिटी है। तो अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंट से वेलोसिटी होगी, ये होती है इसकी रेडियल वेलोसिटी, जो कि रेडियस की डायरेक्शन में होती है। जो रेडियस की डायरेक्शन है वो रेडियल वेलोसिटी, चाहे वो पास की तरफ आए या दूर जाए वो रेडियल, लेकिन अगर वो टेंजेंट जा रही है तो रेडियल वेलोसिटी 0। ठीक है ना, तो ये होती है इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल, और ये दोनों क्या होती हैं आपकी इसकी रेडियल वेलोसिटी। इन डायरेक्शन ऑफ रेडियस, रेडियस की डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर ये पास आ रहा है या दूर जा रहा है तो ये रेडियल वेलोसिटी होगी, लेकिन अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ठीक है ना बच्चों, उसका फॉर्मूला होता ही है। आपको एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल करके, एग्जाम्पल करूँगा नहीं, समझाऊंगा। ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, ये जा रहा था बाहर की तरफ, इसने फ्रिक्वेंसी छोड़ी न्यू, जा रहा था बाहर की तरफ, और कितनी वेलोसिटी से, इसकी स्पीड है यहाँ पे आपकी 2 मीटर या 2000 मीटर पर सेकेंड, बाहर की तरफ जा रहा है, इतनी स्पीड से बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे रेडियल वेलोसिटी कितनी होगी, वी रेडियल मतलब वेलोसिटी ऑफ सोर्स इन रेडियस डायरेक्शन 2000।
माइनस प्लस साइन भूल जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सी की वैल्यू सी हो जाएगी, आपको बी मिल गया। सी की वैल्यू पता ही है। इसने फ्रिक्वेंसी छोड़ी, इसने जो लाइट छोड़ी वो छोड़ी आपकी 400 हर्ट्स की। तो इसकी जो इनिशियल फ्रिक्वेंसी है लैम्डा, लैम्डा क्या होता है इसकी इनिशियल फ्रिक्वेंसी, इनिशियल फ्रिक्वेंसी। तो न्यू की वैल्यू, सॉरी न्यू क्या होता है यहाँ पे इनिशियल फ्रिक्वेंसी हो, तो न्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई आपको 400 हर्ट्स। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया कि डेल न्यू, डेल न्यू का मतलब क्या, इसने जो ऑब्जर्व करी न्यू डैश, डेल न्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, न्यू ऑब्जर्व माइनस न्यू इनिशियल। इनिशियल इसने 400 की छोड़ी, इसने कुछ ऑब्जर्व करी, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस आया और वो डिफरेंस क्या होता है डेल न्यू होता है। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेल न्यू निकाल लोगे, आपने न्यू पुट करा, आपने बी रेडियल पुट करा, आपने सी पुट करा, आपको डेल न्यू मिल गया। ठीक है, डेल न्यू मिला आपको। अब उस डेल न्यू से यूज करके आप न्यू ऑब्जर्व निकाल लोगे, न्यू ऑब्जर्व इक्वल टू डेल न्यू प्लस वी इनिशियल इधर चला जाएगा, न्यू इनिशियल, न्यू इनिशियल। तो सपोज करो डेल न्यू की वैल्यू आई मेरी 2 हर्ट्स, न्यू इनिशियल कितनी थी 400 हर्ट्स। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर था, ये जो ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर, इसको कितनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी 400। एक और बात, यहां से सॉल्व करने के बाद सपोज करो डेल न्यू आया आपका 2 हर्ट्स। आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि सोर्स दूर जा रहा था, पास आ रहा था, सोर्स जा रहा था दूर, दूर जाने फ्रिक्वेंसी होती है कम, वेवलेंथ बढ़ती है। तो जो डेल न्यू होगा ना ये -2 हर्ट्स का होगा। किसका होगा बच्चों, -2 हर्ट्स। तो डेल न्यू इक्वल टू न्यू ऑब्जर्व माइनस न्यू इनिशियल। तो न्यू ऑब्जर्व क्या हो जाएगा, न्यू ऑब्जर्व इक्वल टू डेल न्यू प्लस न्यू इनिशियल। डेल न्यू किसका है -2, न्यू इनिशियल कितने का है 400, तो ऑब्जर्व कितने की होगी वो 398, फ्रिक्वेंसी हो जाएगी कम। ठीक है, साइन समझ में आया, साइन कैसे चूज करते हैं हम। आपने डेल न्यू तो निकाल लिया यहाँ से, अब आते हैं साइन, साइन की बात पे। अगर पास आ रहा होगा तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, डेल न्यू पॉजिटिव होगा। अगर दूर जा रहा होगा फ्रिक्वेंसी कम होगी, डेल न्यू नेगेटिव होगा। सिमिलरली जिस तरह से डेल न्यू बाय न्यू होता है आपका क्या वी रेडियल अपॉन में सी, उसी तरह से वेवलेंथ का भी एक फॉर्मूला होता है डेल लैम्डा बाय लैम्डा, डेल लैम्डा बाय लैम्डा इक्वल टू वी रेडियल बाय सी। यहाँ पे आप वेलोसिटी फ्रिक्वेंसी में काम करते हैं, यहाँ पे आप वेवलेंथ में काम करते हो। तो जब पास आ रहा होगा अप्रोच डिस्टेंस कम, मतलब लैम्डा डिक्रीज, तो डेल न्यू डेल लैम्डा क्या होगा नेगेटिव। और जब दूर जा रहा होगा मूव अवे, डिस्टेंस बढ़ेगा, लैम्डा इंक्रीज होगा, मतलब जो डेल लैम्डा होगा वो भी क्या होगा पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे कर देता हूँ एक बार में, जब पास आ रहा होगा अप्रोच कर रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो डेल न्यू सॉरी पास आने पे डिस्टेंस कम होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, डेल न्यू होगा पॉजिटिव। और जब मूव अवे हो रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी और डेल न्यू क्या आएगा यहाँ पे नेगेटिव। क्लियर बात आ रही है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद का हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम करने वाले हैं क्या इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन, डिफ्रैक्शन। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।